दोस्तों नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर हर्ष भूत दंत चिकित्सक हैं, लेकिन इसकी जो विशेषज्ञता है वो है एंडोडोंटिस्ट की। एंडोडोंटिस्ट होता क्या है डॉक्टर हर्ष? नमस्कार सर। सर एंडोडोंटिस्ट अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, रूट कैनाल में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है जी। और अगर टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें तो मैंने जिसमें स्पेशलाइजेशन किया है वो है कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, अरे वाह, क्या कह रहे हो, नए और भारी भरकम शब्द है यार ये। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री सर हमारा जो स्पेशलाइजेशन है, हमें जो मुख्य रूप से जो चीजें सिखाई जाती है जी, दांत को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करना। अच्छा, कंजर्वेशन रादर देन डिस्ट्रक्शन। वी हैव टू ट्राई टू कंजर्व मोर एंड मोर टूथ स्ट्रक्चर, और डिस्ट्रक्शन पे हमें कम ध्यान देना है। वी हैव टू ट्राई टू सेव द टूथ, हमें अपना बेस्ट देना है दांत को सेव करने के लिए रादर देन दांत को निकालने के लिए। तो पहले की डेंटिस्ट्री और अब की डेंटिस्ट्री में यह अंतर आ चुका है सर कि पहले जो है ध्यान दिया जाता था कि दांत खराब हुआ है तो दांत निकाल लें। अच्छा, आज की तारीख में दांत को बचाने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चाहे वो जितना भी खराब हो चुका हो, लेकिन जो बचा उसको बचा लें ऐसे। हाँ, कोशिश करें। एक लिमिट तक तो हम 100% बचा सकते हैं, लेकिन उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद फिर हमें प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। हमें वेट करना पड़ता है कि किसमें ज्यादा फायदा है पेशेंट का, बचाने में कि निकालने में। बिकॉज एक लिमिट के बाद हमारी भी लिमिट से बाहर हो जाता है उसको सेव करना जी। पर हमारी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट का दांत बच सके। अच्छा, पुराने जमाने में ये नहीं होता था। पुराने जमाने में ये कि एक बहुत पारंपरिक शब्द है, कोचर हो गई दांत। हाँ सर, कोचर एक सर अपन लेमन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं कि कई पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, मतलब सिटीज में तो फिर भी काफी अवेयरनेस होगी अभी, पर टाउन्स की मैं बात करूं तो उनके लैंग्वेज में यही होता है कि डॉक्टर साहब दांत में कोचर हो गई है, इसको भरवाना है। अब कोचर के भी सर लेवल्स होते हैं जी। जो कैविटी, अगर हम इंग्लिश में बात करें जी। तो हम कोचर को कहते हैं कैविटी जी। यानी उसमें होता क्या, दांतों का क्षरण हो जाता है? हाँ सर, दांतों में सर अगर मैं कैविटी आपको समझाऊं तो कैविटी होती कैसे? हाँ। कैविटी होती ऐसे है कि सर अगर हम प्रॉपर ब्रश नहीं करते, हम अपनी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते जी, तो अंदर बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। अंदर बैक्टीरियो का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है और वो सलाइवा के साथ इंटरैक्ट करके एसिड बनाते हैं। अच्छा, एसिड, उस एसिड से फिर डिस्ट्रक्शन शुरू होता है दांत का, जिसको हम बोलते हैं कैविटी, या लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कोचर। अब इस कैविटी की भी अलग अलग लेवल्स होते हैं सर। उससे पहले मैं ये पूछ लूं आपसे बिल्कुल कि ये जब मल्टीप्लिकेशंस होते हैं तो क्या हमें आम आदमी को पता नहीं चलता कि अंदर क्या कुछ चल रहा है? सर मल्टीप्लिकेशंस जब होंगे तो वो चीज नहीं पता चलेगी, वो तो एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल की हम बात कर रहे हैं। आपके और मेरे मुंह में भी हम कितनी भी अच्छी हाइजीन मेंटेन कर लें, कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। जब वो एक लेवल को एक्सीड कर जाते हैं उसके बाद फिर वो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। अच्छा, एसिड प्रोडक्शन से दांत का डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है दांत। हाँ, तो उस चीज को हम बोलते हैं कैविटी। अब इस कैविटी की भी सर अलग अलग लेवल्स होते हैं जो हम मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, जो पहले चरण में भी आपको पता नहीं चलता कि कैविटी शुरू हो गई? बिल्कुल सर, बिल्कुल वही। अब यहीं पे जो है पेशेंट की सतर्कता काम आती है जी, कि पेशेंट अपने ओरल हाइजीन को लेके कितना जागरूक है। अब कैविटी की भी सर अलग अलग लेवल्स होते हैं जी। अब फर्स्ट लेवल पे दांत की 3 लेयर्स होती हैं सर। अच्छा, एक फर्स्ट लेयर होती है इनेमल जी, सेकेंड लेयर होती है डेंटिन जी, थर्ड लेयर होती है पल्प। अच्छा, तो जब हम पल्प के पास पहुंच जाते हैं यानी कि थर्ड लेयर में पहुंच जाते हैं, तब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। पहली 2 लेयर्स में अगर हम जागरूक होकर हमें पता चल जाए कि हमारे दांत में कैविटी हुई है, कुछ ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिख रहा है, या मेरे दांतों में खाना फंस रहा है, और हम डेंटिस्ट के पास पहुंच जाएं तो वो सिंपल फिलिंग भरने से भी काम चल जाएगा। उसमें हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। सिंपल फिलिंग कैसे, उस कैविटी को क्लीन किया और वहां पे दांत के कलर का मसाला भर दिया। पहले आपको ध्यान हो तो चांदी के रंग का मसाला भरा जाता था जी, बिल्कुल। लेकिन विद एडवांसमेंट्स अब दांत के कलर की फिलिंग आ गई है जो एकदम दांत को रेप्लिकेट करती है, दांत के कलर को रेप्लिकेट करती है। अच्छा। आप और मैं अगर देखना चाहें तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि इस दांत में फिलिंग हुई हुई है। हाँ, मतलब असली है या नकली है सर? हाँ, असली है या नकली, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया सर। असली है या नकली के बीच का अंतर नहीं बता पाएंगे। गुड, इट विल बी एज गुड एज नेचुरल जी। अच्छा, इनेमल का ये तो हो गया कि अगर इनेमल और डेंटिन यानी कि जो ऊपर की जो 2 परतें हैं जी, उसमें अगर हमारी कैविटी है
जी, तो सिंपल फिलिंग से भी काम चल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कोचर भरना। अच्छा। तीसरी लेयर में अगर हम पहुंच गए, जी, पल्प तक अगर पहुंच गए, जहां पे ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है दांत की, तो वहां पे पहुंचने के बाद फिर हमें सेंसेशंस होने शुरू होते हैं, दर्द होना शुरू होता है, ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। ठंडा गर्म लगना तो दूसरे चरण से ही शुरू हो जाएगा। जब आपकी कैविटी सेकंड लेयर में पहुंचेगी तब भी ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि एक संकेत है आपको, ये एक संकेत है बिल्कुल सर, तुरंत डॉक्टर के पास कि आप सेंसिटिविटी हो रही है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, देयर इज समथिंग एबनॉर्मल। ये सेंसेशन रुक सकता है या एक बार होने के बाद फिर लगातार रहता है आपको? नहीं, अगर हमने कैविटी भर के फिलिंग कर दी तो बंद हो जाएगा। तो सेंसेशंस होने बंद हो जाएंगे। यानी कि जो सिंपल वे में कहते हैं दांतों में झंझनाहट शुरू, झंझनाहट, बिल्कुल। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो दांतों में झंझनाहट होना शुरू हो गया। जी। हम कुछ भी ठंडा खा रहे हैं, हम कुछ भी गर्म ले रहे हैं, तो उससे हमारे दांतों में झंझनाहट शुरू होगी। जहां पे झंझनाहट शुरू होगी वहां हमें एक बार डेंटिस्ट को मिलना जरूरी हो जाता है कि ये एबनॉर्मल है कि नॉर्मल है। कभी कभी विद एज दांतों की घिसाई शुरू हो जाती है, कैविटी नहीं होती लेकिन दांतों की घिसाई शुरू होगी विद एज। अच्छा। अपन 50-60 प्लस की बात करें तो दांत विद एज वो वियर एंड टियर शुरू हो जाता है। वियर एंड टियर के कारण भी, वो दांत की घिसाई शुरू होने के कारण भी अगर वो घिसता रहता है तो फर्स्ट लेयर से हम सेकंड लेयर पे पहुंच जाते हैं, तो उससे भी सेंसिटिविटी हो सकती है। तो वो भी कारण बन सकता है झंझनाहट का। तो ये पर झंझनाहट होते ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें एक विजिट जरूरी है। और वैसे अगर मैं बात करूं सर आपसे, तो एवरी 6 मंथ्स हम सबको एक डेंटल विजिट करनी ही चाहिए, ताकि कोई चीज अगर अपनी इनिशियल स्टेजेस में भी हो तो वो सॉल्व हो जाए, पकड़ में आ जाए, सॉल्व हो जाए सर। एवरी 6 मंथ्स एक विजिट, डेंटल विजिट होनी चाहिए सर। डॉक्टर हर्ष, अभी आपने बताया कि एक एज के बाद खुद ही दांत घिसने लग जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद खत्म भी हो जाते हैं। हाँ सर, ये डिपेंड करता है कि हमारी ओरल हाइजीन कैसी है सर जी, कि हमने कितने अच्छे से मेंटेन किया दांतों को, और हमारा वेयर एंड टियर, हमारा खान पान कैसा है जी, हम अपना खान पान कैसा रख रहे हैं। विद एज थोड़ा बहुत वेयर एंड टियर तो होगा सर। बाकी डिपेंड करता है हमारे खाने पीने पे और हमारी ओरल हाइजीन पे। इसमें कोई हिस्ट्री भी काम करती है? आपकी जो फैमिली हिस्ट्री क्या है? हाँ सर, फैमिली हिस्ट्री काम करती है सर। फैमिली हिस्ट्री इस ढंग से, जैसे कुछ लोगों का अगर मैं बात करूं, सलाइवा जो थूक होता है जी, वो ज्यादा प्रोन होता है कैविटीज के लिए। अच्छा। और कुछ का होता है कम प्रोन होता है जी, तो वो एक जेनेटिकली इनहेरिट हुआ। और बाकी सर कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे कि डायबिटीज। अच्छा। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसका जो डायबिटीज जो है सर, बात करें तो वो दांतों पे कम इफेक्ट डालती है। गम्स और उसका जो बोन होता है, हड्डी जिसके अंदर दांत है, उसको वो ज्यादा डिस्ट्रक्ट करती है। मसूड़ों और मसूड़े के अंदर की हड्डी, अच्छा, उसको वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है अगर हमारी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है तो। जी, यानी कि ये भी जरूरी है कि अगर आपको दांतों को और सुरक्षित रखना है तो आपकी जो डायबिटीज स्टेज है वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। बिल्कुल सर, डायबिटीज का सीधा असर हमारे ओरल कैविटी पे भी पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जो रूट कैनाल की बात करें थोड़ी सी हम, जी, जब आप ये कोचर भरते हैं तो क्या, बहुत जैसे पुराने जमाने में तो हमारी दादी जो नानी हुआ करती थी, जी, वो मुझे पता कि एक हींग का टुकड़ा लेके उस पर रखती थी कि इसमें अगर कुछ ऐसा वैसा कुछ है तो वो ठीक हो जाएगा। तो अब क्या हीलिंग कैसे होती है, कितनी सिटिंग्स होती है, इससे बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कि? जी सर, मैं आपको एक बार प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहूंगा जी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। बिल्कुल बताएं जी, क्योंकि कई सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं सर इसको लेके, कई सारी धारणाएं बनी हुई है कि बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट है, बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो सर इट इज पेनलेस। आज की तारीख में है बिल्कुल, दर्द रहित, मतलब एज गुड एज दर्द रहित। अच्छा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 100%, आजकल वो लोग कई डेंटिस्ट अपना प्रचार भी इस ढंग से करते हैं कि 100% पेनलेस। 100% पेनलेस जैसी कोई चीज नहीं होती है सर। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है तो हल्का फुल्का तो महसूस होगा, पर इट विल बी एज गुड एज पेनलेस। जैसे पहले बहुत पेनफुल हुआ करता था, बिकॉज पहले एनेस्थीसिया इतना एडवांस नहीं था। आज की तारीख में हमारे पास कई सारी सुविधाएं हैं। एनेस्थीसिया हो गया, लोकल एनेस्थीसिया हो गया, और टॉपिकल एनेस्थीसिया हो गया, जिससे कि आपको निडल का प्रिक भी फील नहीं होगा। जो हम एनेस्थीसिया देने के लिए जो दर्द होता है, सुई चुभने का दर्द भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आजकल टॉपिकल एनेस्थेटिक्स भी आ गए। तो सिर्फ आपकी जहां पे हमें सुई इंसर्ट करनी है, जहां सुई डालनी है, वो स्किन को भी वो एनेस्थेटाइज हो जाएगी। तो आपका सुई का इंसर्शन या जो सुई डालने का दर्द है वो भी महसूस नहीं होगा। तो इट विल बी एज गुड एज पेनलेस। पहली बात तो ये सर। दूसरी जो धारणाएं लोगों में है कि बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं है सर। 2 सेटिंग्स,
1 या 2 सेटिंग्स में आपका रूट कैनाल कंप्लीट हो जाता है। जी, पहली बार तो आप निरीक्षण करते हैं और साफ सफाई करते हैं या कुछ ऐसा? सर, रूट कैनाल ट्रीटमेंट में 3 स्टेप्स होते हैं मुख्यतः रूप से। जी। पहले अपॉइंटमेंट में पहला स्टेप जो होता है उसमें हम दांत में जगह बनाते हैं जड़ तक पहुंचने की। अच्छा। ये तो हो गया पहला स्टेप, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एक्सेस ओपनिंग। अच्छा। हम एक्सेस बनाते हैं, हम ओपन करते हैं दांत को ताकि दांत की जड़ों तक पहुंची जाए। जी। जड़ें तो अंदर है सर, ऊपर और 3 लेयर्स हैं। जी। 3 लेयर्स को क्लीन करके हमें जड़ों तक पहुंचना है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया एक्सेस ओपनिंग। जी। सेकेंड स्टेप होता है जड़ों को साफ करना, जड़ों को क्लीन करना। अच्छा। जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। अच्छा। इसमें हमारे कुछ औजार होते हैं, कुछ लिक्विड्स का यूज किया जाता है जिससे कि उस जड़ों की सफाई होती है। अच्छा। जो रूट्स होती है उसके अंदर होती है कैनाल्स। जी। कैनाल्स को साफ किया जाता है, नसों को साफ किया जाता है। जी। और तीसरी जो स्टेप होता है वो होता है उसको भरना। अपन ने जिसको साफ किया है, जो नसें, जो गंदी नसें थी या जो इन्फेक्टेड नसें थी, जो इन्फेक्टेड टिश्यू था, उसको जो निकाला है उसको फिल भी करना है हमें। अच्छा। आर्टिफिशियल चीज। जी। तो उससे हम उसको फिल करते हैं। तो ये तो हो गए 3 स्टेप्स। अब इसमें से जो पहले 2 स्टेप्स हैं ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट में हो जाते हैं, एक्सेस ओपनिंग एंड बायोमैकेनिकल प्रिपरेशन। अच्छा। मतलब दांत में एक्सेस बनाना और जड़ों की सफाई करना। अच्छा। गंदगी निकालना। ये तो हो गया पहला स्टेप, ये फर्स्ट अपॉइंटमेंट में हो जाता है। जो सेकेंड अपॉइंटमेंट होता है उसमें करते हैं हम थर्ड स्टेप, जड़ों को भरना और ऊपर जो कैविटी होगी उसमें पक्का मसाला भरना, जो दांत के कलर की फिलिंग की बात मैं कर रहा था। जी। उसमें भरा जाता है। अब इसके बाद जो स्टेप होता है अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद दांत की मजबूती में थोड़ा सा फर्क, और कैविटी हुई थी सर, तो हमारा जो नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्शन हुआ है जी। तो उसको मजबूती देने के लिए उसके ऊपर कैप भी लगाई जाती है सर। कैप, अगर उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं क्राउन जी, और अगर अपन लेमन लैंग्वेज में बात करें, साधारण भाषा में बात करें तो उसको बोलते हैं कैप, और साधारण भाषा में बात करें तो टोपी। अच्छा, उस मसाले के ऊपर एक तरह से टोपी पहना देते हैं, दांत के ऊपर टोपी पहना दी जाती है। तो सेकेंड जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें परमानेंट फिलिंग करके दांत की कटिंग की जाती है और नाप लिया जाता है। अच्छा, वो नाप भेजा जाता है लैब में बनने के लिए, क्योंकि आपके और मेरे दांत की बनावट अलग अलग है जी जी। तो आप में कैप की साइज अलग होगी, मेरे में कैप की साइज अलग होगी जी। तो वो प्री फैब्रिकेटेड नहीं होती है, उसको फैब्रिकेट करना पड़ता है नाप के हिसाब से। अच्छा, तो वो नाप बनने के लिए जाता है लैब में, और तीसरे अपॉइंटमेंट में उसके ऊपर कैप भी लग जाती है जी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के तो पहले 2 स्टेप्स हुए, पहले 2 अपॉइंटमेंट। तीसरे अपॉइंटमेंट में तो हम कैप लगाए जी। तो 3 अपॉइंटमेंट्स में आपका ट्रीटमेंट इज ओवर, खत्म। अच्छा, आप जो मसाला भर देते हैं उसमें क्या वो काफी नहीं होता, उसके ऊपर वो कैप लगाना जरूरी होता है? नहीं, कैप लगाना बहुत जरूरी है सर। दांत को मजबूती देने के लिए कैप लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम कैप नहीं लगाएंगे तो भविष्य में चल के वो दांत टूट सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा, क्योंकि दांत में उतनी मजबूती नहीं रही है, कैविटी के कारण वो दांत कमजोर हो गया है, तो उसको मजबूती देने के लिए उसके ऊपर कैप लगाना जरूरी होता है। जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा बोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी। इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी, मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी, मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मेरे ख्याल
तू हो तो बातें हूँ मैं अच्छी अच्छी करता हो देखूं सुबह सुबह जो तुझे तो सारा दिन अच्छा है गुजरता ये कैसी तेरी आरज़ू ये कैसी तेरी ख्वाहिशें तुझी से देखो मैं करूं तेरी ही फरमाइशें तू बन जा तू मेरी तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी मैं न मांगू चांदनी मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी वफाओं का उजाला हमेशा मेरे संग संग चलता हो तारे दिनों क्यों रातों को मैं मेरा तो कभी दिन ही ना ढलता निगाहों में जो ख्वाब सा आता है तेरा प्यार है तू ही है मेरे सामने तेरा ही इंतजार बन जा तू मेरी तू बन जा तू मेरी तू बन जा तू मेरी इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी मैं न मांगू चांदनी मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी ओ मिठी मिठी चाशनी डॉक्टर हर्ष कई बार हम ये देखते हैं कि डॉक्टर छोटे छोटे पेच लगाने की ट्राई करते हैं हम दूर से बैठ के देखते हैं तो वो क्या प्रोसीजर बड़ा ही भयावह डरावना लगता है वैसे कि अंदर कोई स्क्रू ड्राइवर जा रहा है स्क्रू ड्राइवर बिल्कुल सर आप मेरे हिसाब से आप जो कहना चाह रहे हैं वो इम्प्लांट्स की बात करना चाह रहे हैं सर जी इम्प्लांट्स सर भयावह लग रहा है देखने में पर वो भयावह है नहीं जी तो देखने में भयावह लगता है कि उसमें सुई वो मेटल के स्क्रूज डाले जा रहे हैं और ड्रिल किया जा रहा है तो देखने में डरावना बिल्कुल सर मुझे भी लगेगा किसी को भी लगेगा लेकिन ये भी एक सर मिसकंसेप्शन है ये भी पेनलेस होता है सर ये तब आता है जब हमें दांत निकालने की जरूरत पड़ती है अच्छा दांत निकालना जब पड़ जाता है सर जब दांत उस स्टेज पे पहुंच जाता है कि हम उसको सेव नहीं कर सकते तो हम दांत निकालते हैं अब दांत निकाला है तो उसको वहां खाली जगह तो नहीं छोड़ सकते वहां पे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा नहीं तो खाएंगे कैसे तो उसमें एक ये नई टेक्निक है ये सर जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांट्स ये टाइटेनियम के होते हैं सर जो आजकल हिप और नी रिप्लेसमेंट जिस मटेरियल के होते हैं वो टाइटेनियम बायोकम्पैटिबल होता है अपने शरीर के साथ घुल मिल जाता है तो वो टाइटेनियम का जो इम्प्लांट है वो हड्डी में स्क्रू किया जाता है वो फिर अपनी जड़ का काम करता है अच्छा उसके ऊपर फिर कैप लगती है सर ये परमानेंट होता है ये परमानेंट होता है सर परमानेंट फिक्स फिक्स है सर रिमूवेबल नहीं है पेशेंट नहीं निकाल सकता डेंटिस्ट चाहे तो निकाल सकता है पेशेंट नहीं निकाल सकता पेशेंट के लिए वो फिक्स है सर जी डॉक्टर हर्ष मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही विस्तार लिया आपका विषय है ये अच्छा कई लोग ये जानना चाहते हैं कि इस तरह से जो रूट कैनाल है या जो अभी आपने बताया दूसरा दांत लगाना इम्प्लांट जो इम्प्लांट कहते हैं क्या इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं क्या इम्प्लांट्स अगर हम बात करें तो इम्प्लांट्स थोड़े से कॉस्टली हैं सर थोड़े से कॉस्टली इट इज तभी मैं कह रहा हूँ सर इट इज बेटर टू सेव अ टूथ देन टू रिप्लेस अ टूथ सेव करने में आपका जितना खर्चा होगा वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू उसको रिप्लेस करना और यही अगर हम फर्स्ट और मैं आपको सर पहले समझा रहा था इनेमल डेंटिन और पल्प पे मैं वापस उस चीज पे जाना चाहूंगा जब अगर हम अपने फाइनेंशियली अगर अपन बात कर रहे हैं जी आम आदमी जानना चाहता है आम आदमी बिल्कुल बिल्कुल सर मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा कि जितनी जल्दी हम डेंटिस्ट के पास चले जाएंगे उतना ही हमारा खर्चा कम होगा जी
अगर मैं बात करूं कि हमारी कैविटी एनामल और डेंटिन यानी कि पहली 2 लेयर्स में ही है और हम डेंटिस्ट के पास चले गए जी, अब सिंपल फिलिंग से काम हो जाएगा, दांत के कलर की फिलिंग जी। उसकी सर मैं आम तौर पे बात करूं तो 800 से 1000 रुपए लगते हैं। अच्छा। 800 to 1000 फिलिंग की बात हाँ जी। अब हम आ जाते हैं रूट कैनाल पे जी, कि हमने वहां पे भी ध्यान नहीं दिया, हमने दवाई खा ली, हमने काम चला लिया जी कि कोई नहीं ये तो ऐसे ही दर्द हो रहा होगा। अब स्टेज आ गई है, अब हम कहाँ पहुंच गए, तीसरे लेयर में पहुंच गए, पल्प में, जहां पे हमें रूट कैनाल करना पड़ेगा। रूट कैनाल का आमतौर पे खर्चा रहता है 3 से 3,500 रुपए। अच्छा। इसके ऊपर जो कैप लगती है उसका आमतौर पे खर्चा रहता है 2,500 से 3,000 रुपए। अच्छा, यानी 5-6 हजार रुपए पे पहुंच गए हम। पहले कहाँ थे, 800 से 1000 पे थे जी। अब हम आ गए हैं 5,000 से 6,000 पे। अब पेशेंट लोग उस समय भी सतर्क नहीं हुए, उन्होंने दवाई खा के एंटीबायोटिक खा के अपने घर से काम चला लिया कि एंटीबायोटिक खा ली, दर्द एक बार के लिए शांत हो गया, कुछ नहीं है, ऐसे ही हुआ होगा। ठीक है साहब, अब हम पहुंचे डेंटिस्ट के पास। अब दांत इस स्टेज में पहुंच चुका है कि हमें निकालना है, खराब हो चुका है जी। अब उस खराब दांत को निकालने के बाद रिप्लेस करना जरूरी है जी। जहां पे हम इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जो टाइटेनियम के इम्प्लांट्स है, उन इम्प्लांट्स का खर्चा आमतौर पे रहता है 20,000 से 25,000 रुपए। इम्प्लांट प्लस कैप, उसके ऊपर जो कैप लगेगी जी जी, उसका आमतौर पे खर्चा रहता है 20 से 25,000 रुपए जी। तो जो चीज 1,000 रुपए में हो सकती थी उसको हमने खुद ने बढ़ा के कर दिया 20 से 25,000 रुपए। हम अपनी तकलीफें कहीं ना कहीं खुद, एक तो हम तकलीफ सहते हैं, दूसरा हम जो अपना एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ा रहे हैं जी। तो इसका मतलब तो हर से कई लोग पूरी 32 लगवाते हैं जी, वो भी बड़ी महंगी सब। 32 2 टाइप्स की आती है सर, 2 टाइप्स। एक तो निकालने धोने वाली आती है जी, जो 32 जो पहले लगा करती थी निकाल आज, और एक जो है इम्प्लांट सपोर्टेड 32 भी बनती है जी, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में डेंचर बोलते हैं सर, डेंचर्स। तो जो निकालने धोने वाली है सर, वो तो 10 to 15,000 में बन जाती है अगर हम आमतौर पर बात करें। ये रेट्स वेरी कर सकती है सर अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ, किसकी कितनी प्रैक्टिस। मतलब लगभग मैं एक एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ सर, एक एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ। अगर कोई हो सकता है कि इस चीज के 25,000 रुपए भी ले, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इस किस्म की हो जी, या उनका एक्सपीरियंस इस किस्म का। बिल्कुल। तो इस प्रोफेशन में वो चीज भी मैटर करती है, एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स। अब मैं एंडोडोंटिस्ट हूँ तो मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा अपनी स्किल्स के हिसाब से थोड़ा सा पेशेंट से ज्यादा चार्ज करूंगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेंटिस्ट, जो कि नॉर्मल BDS जो होता है, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं किया हुआ जी जी, क्योंकि मेरी स्किल्स उस किस्म की है सर। तो अगर हम डेंचर्स की बात करें सर, जो आपने पूछा मुझसे, एक तो निकालने धोने वाला डेंचर्स है, ठीक है, वो आमतौर पे 10 to 15,000 में बन जाता है। अच्छा, 10-15 हजार के अंदर आ जाएगा। हाँ, 10-15 हजार के आसपास, 15,000 के आसपास। और एक हम इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स की बात करें जी, इम्प्लांट जो, उसमें फिर कई सारे इम्प्लांट्स लगते हैं सर। उसमें सिंगल, अगर अपने को 32 लगानी तो आप मान के चलिए कि 6 इम्प्लांट्स ऊपर लगेंगे, 6 इम्प्लांट नीचे लगेंगे, तो करीब 12 इम्प्लांट्स लगेंगे और उसके ऊपर आपकी 32 फिक्स होगी जी। इसका खर्चा करीब सर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 2.5 लाख के आसपास का खर्चा है। 2.5 लाख। हाँ, 2.5 लाख के आसपास का खर्चा। अच्छा कि आप बाहर ही निकाल लें अपने दांत। नहीं सर, ये भी ट्रीटमेंट अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो इट इज वेरी गुड सर, बहुत अच्छा है। वो लगने के बाद ना वो एक नेचुरल जैसा हो जाता है सर। उसके बाद आप मिश्री भी तोड़ें, आप अखरोट भी तोड़ें, आप कुछ भी तोड़ें, अच्छा, कितना मजबूत होता है वो जी। तो इससे बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा उससे पहले की सावधानी बरत लें, सावधानी, कि ये स्थिति यहाँ तक आए ही नहीं। वहीं हम बात करें सर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये कितने सालों से चला आ रहा है, कितने सालों से चलन है इस चीज का जी। तो ये चीज यहाँ भी अप्लाई होती है सर जी। मुझे लगता है हर्ष, विषय इतना लंबा चौड़ा है कि हम शाम तक बैठे रहेंगे तब भी चलेगा बातें करने के लिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी भी आपके पास है। तो मैं अब इसको समापन करूं उससे पहले ये पूछ लूं कि जनरल आदमी अपने दांत खराब नहीं, उसके लिए क्या करें, मतलब सावधानियां क्या क्या रखें उसके दांत हमेशा ठीक रहे। बिल्कुल सर, मैं बताता हूँ आपको जी। सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो 2 बार ब्रश करना, दिन में 2 बार, दिन में 2 बार ब्रश करना, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले। इन 2 में भी मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इग्नोर करता है आदमी, आप और मैं भी करते होंगे सर शायद, रात में सोने से पहले। रात वाला ब्रश बहुत ज्यादा जरूरी है सुबह वाले ब्रश से। अच्छा, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं सर, हम सुबह वाला ब्रश करते हैं दूसरों के लिए जी। क्यों करते हैं दूसरों के लिए जी? बातचीत भी ठीक रही है, बातचीत भी ठीक रहे, स्मेल नहीं आए, स्मेल नहीं आए।
जो रात वाला ब्रश होता है वो सर हम करते हैं खुद के लिए। क्या और वो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं सर। रात वाला ब्रश होता है खुद के लिए, सुबह वाला ब्रश होता है दूसरों के लिए। हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं जी। दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा जरूरी रात वाला है। क्यों ज्यादा जरूरी है सर? पूरे दिन का खाया हुआ है, पूरे दिन का कुछ ना कुछ हमने खाया, कुछ ना कुछ पिया, कहीं कुछ फंस गया होगा, तो रात वाला ब्रश करना बहुत जरूरी है, ताकि वो सब चीजें क्लीन हो जाए। नहीं तो वही चीज फंस के बैक्टीरिया प्रोडक्शन, एसिड प्रोडक्शन एंड कैविटीज जी। कुछ भी खाएं सर, कुछ भी खाएं। दोपहर में हमने लंच किया, उसके बाद ब्रश करना जरूरी नहीं है। अच्छे से गार्गल कर लें, अच्छे से कुल्ला कर लें। और आमतौर पे मैं अपने पेशेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें दिन में 2 से 3 बार। आधा ग्लास गुनगुना पानी लें, उसमें चुटकी भर नमक डालें। ये हमारे गम्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है सर। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। गुड। मुझे लग रहा है कि अब समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, फिर भी मेरा एक सवाल कॉस्मेटिक वाला रह गया। तो अभी एक आपसे वादा लेते हैं कि बहुत जल्दी फिर से मुलाकात। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस टॉपिक पे एक अलग से डिस्कशन की बहुत सारी बातें करनी है कि आजकल जमाना बदल गया, हीरे पन्ने और जाने क्या क्या लोग दांतों में लगाते रहते हैं, उससे ढेर सारी बातें होगी। फिलहाल हर्ष आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़ी अच्छी दांतों को लेकर जानकारियां दी, खासतौर पर रूट कैनाल की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।